वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सक्षम परपोषी अतिथे, यानी कि पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु। तो देखिए इसमें क्या होता है कि परपोषी कोशिकाओं में किसी होस्ट डीएनए को यानी कि फॉरेन डीएनए को प्रवेश किस तरह से कराया जाए, ठीक, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो एक है, देखिए पहला इसमें है कि वाहक के द्वारा स्थानांतरण, वेक्टर मोडिफाइड ट्रांसफर। देखिए लिखा हुआ है कि डीएनए एक जलरागी अणु है, यानी कि हाइड्रोफिलिक अणु है, इसलिए यह कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता। कोशिका झिल्ली समझ रहे होंगे आप लोग, है ना, सेल मेम्ब्रेन। तो कह रहा है कि यह कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता, क्योंकि जीवाणु को प्लाज्मिड में लेने से पहले उन्हें डीएनए प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना आवश्यक है। यानी कि कोई जो जीवाणु है उसको प्लाज्मिड में पहले हमें लेना है, तो उससे पहले हमें ये करना होगा कि उसे जो है डीएनए, जैसे उस जो प्लाज्मिड है उससे डीएनए हमें प्राप्त हो सके, इतना हमें उसे बनाना होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए इन्हें पहले द्विसंयोजक धनायन यानी कि डाई वैलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। ओके, इससे डीएनए को जीवाणु की कोशिका भित्ति में स्थित छिद्रों से प्रवेश करने में काफी सहायता मिलती है ना। यानी कि जब डीएनए को द्विसंयोजक धनायन यानी कि डाइवैलेंट कैटायन, जो कि होता है कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ जब संशोधित किया जाता है, ठीक है, उसका कुछ प्रोसेसिंग कराई जाती है, तब क्या होता है कि डीएनए जो है जीवाणु की कोशिका भित्ति में जो छिद्र होते हैं उसमें प्रवेश करने लायक बन जाता है। ठीक, ऐसी कोशिका को रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ पहले बर्फ पर रखा जाता है। ठीक, यानी कि जिस कोशिका में हमें डालना रहता है उसको पहले रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है, पुनर्योगज डीएनए है, उसके साथ बर्फ पे रखा गया। उसके बाद देखिए क्या किया गया कि तब पुनर्योगज डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। ठीक, पहले बर्फ पे रखा गया, उसके बाद डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उन कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है, जिससे उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर भी रखा जाता है। ठीक, और इसके बाद जो क्या किया जाता है कि उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री पर, यानी कि पहले कहाँ रखा गया, बर्फ पे रखा गया। किसको, कोशिका को और डीएनए को। ओके, कोशिका को और डीएनए को पहले रखा गया बर्फ पर, है ना। इसके बाद इन्हें क्या रखा था, थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। फिर इसे जो है दिखा पुनः इसे बर्फ में रखा जाता है, और 42 डिग्री सेल्सियस के बाद इन्हें फिर से बर्फ में रखा जाता है। तो ऐसा करने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है वो जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से किसी जीवाणु में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, क्या क्या कराते हैं, देखिए यहाँ से पहले करते हैं कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ इन्हें संसाधित करते हैं, है ना, और इन्हें जो है प्रवेश कराने का प्रयास करते हैं डीएनए को जीवाणु कोशिका भित्ति में। उसके बाद उन्हें बर्फ पर रखा जाता है ना, बर्फ पर रखा जाता है। उसके बाद 42 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, और इसके बाद फिर से बर्फ पे रखा जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि डीएनए जो है वो जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट है, देखिए कि परपोषी कोशिकाओं में किसी फॉरेन डीएनए को प्रवेश कराने के लिए जो एक दूसरी विधि है, तो इसमें देखिए क्या करते हैं कि वाहक रहित जीन स्थानांतरण यानी कि वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। ठीक है, दो विधि होती है ना, पहला हमने देखा ना वाहक के द्वारा स्थानांतरण यानी कि वेक्टर मेडिएटेड ट्रांसफर, अभी हमने देखा था, है ना। अब ये देखिए कह रहा है कि वेक्टरलेस है। ठीक, इसमें यानी कि वेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए 3 तरीके से है। पहला देखिए सूक्ष्म अंतःक्षेपण यानी कि माइक्रो इंजेक्शन विधि। तो इसमें क्या करते हैं कि इस विधि में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसको सीधे ही जंतु कोशिका के केंद्रक में इंजेक्शन की सहायता से, ठीक है, इंजेक्शन की सहायता से इसे इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक,
उन तो देखिए माइक्रो इंजेक्शन, यहाँ से समझ लेंगे ना, इंजेक्शन लिखा हुआ है, माइक्रो इंजेक्शन यानी कि क्या करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सीधे ही जंतु कोशिका में जंतु कोशिका के केंद्रक में इंजेक्शन की सहायता से इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसे मतलब शुद्ध हिंदी में आप कह सकते हैं अंतः छेपित किया जाता है। ओके, अंतः छेपित। ठीक, तो सूक्ष्म अंतरक्षेपण में इस प्रकार से करते हैं। तो हम क्या कहेंगे सूक्ष्म अंतरक्षेपण में कि इस विधि में रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनर्योगज डीएनए को सीधे ही जंतु कोशिका के केंद्रक में इंजेक्शन की सहायता से अंतःक्षेपित किया जाता है। ओके, और इसमें देखिए जो इंजेक्शन की सुई होती है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक, सुई होती है 0.5 से माइक्रोमीटर। ओके, अब देखिए दूसरा है बायोलिस्टिक या जीन गन विधि। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इस विधि में टंगस्टन या फिर सोने के कण को ऐच्छिक जीन के साथ, यानी कि जो हमारी जीन हम चाह रहे हैं कि ये जीन जो है हम किसी दूसरे जीन में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दें, है ना। तो वही कह रहा है कि इस विधि में टंगस्टन या फिर सोने के कण को ऐच्छिक जीन के साथ स्तरित करके बायोलिस्टिक गन की सहायता से कोशिकाओं पर बमबारी की जाती है। ओके, हम लिखेंगे कि टंगस्टन, इस विधि में टंगस्टन या फिर सोने के कण को, सोना यानी कि गोल्ड, बायोलिस्टिक गन की सहायता से कोशिकाओं पर बमबारी की जाती है। ठीक है, इस तरह से करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई गन है, यहाँ पे फिगर देखिए, ठीक, इस तरह से कोई गन है, तो उसमें क्या करेंगे, जो हमारा जीन्स है ना, ऐच्छिक जीन्स जो है उसको हम, या फिर वो जीन डीएनए हो, जो जीन या डीएनए जो भी कहिए, तो या तो वो गोल्ड पार्टिकल से कोटेड रहेगा या फिर कैसे रहेगा, टंगस्टन से, है ना। जैसे मान लीजिए यही है, तो इसे क्या किया, इसे प्रेशर के साथ किसी जीन्स में किसी कोशिका में, है ना, जैसे मान लीजिए सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ठीक, तो यहाँ से जो है इनको छोड़ दिया जाता है, जिससे ये यहाँ पे आके सभी कोशिकाओं में अटैच हो जाती हैं। अब नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोपोरेशन।
तो इस विधि में क्या किया जाता है कि उच्च विभव के द्वारा कोशिका कला में छिद्र बनाया जाता है, सेल वॉल में छिद्र बनाया जाता है और इन्हीं छिद्रों से ग्राही कोशिका में नए डीएनए को प्रवेश करा दिया जाता है। इस विधि में उच्च विभव ग्राही कोशिका में नए डीएनए को प्रवेश कराया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ और डीएनए का पहले पृथक्करण करना आवश्यक होता है, यानी कि उन्हें अलग करना। ठीक, तो देखिए लिखा हुआ है कि डीएनए को प्राप्त करने के लिए कोशिका को उपयुक्त रसायन या फिर एंजाइम के द्वारा पहले तोड़ा जाता है ना। यानी कि जिस कोशिका में डीएनए होता है ना, तो उसे जो है किसी रसायन की सहायता से पहले लाइसिस किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, जिससे क्या होता है कि डीएनए जो है दूसरे जो है बृहद अणु होते हैं जो डीएनए में, जैसे कि आरएनए प्रोटीन और शुगर लिपिड, उसके साथ ये मोचित हो सके। ठीक, और ऐसा जो है ये कंडीशन तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका पादप या जंतु ऊतक लाइसोजाइम सेलुलोज काइटिनेज आदि जो है एंजाइम के द्वारा ये संशोधित किए जाएं। ठीक, देखिए जो लिखा है लाइसोजाइम ये जीवाणु में पाया जाता है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। सेलुलोज होता है पादप कोशिका में और काइटिनेज ये होता है कवक में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए जीन डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं ना। जैसे जो डीएनए का ये स्ट्रैंड है, इसी स्ट्रैंड पर जीन्स होते हैं, जीन्स पाए जाते हैं इस तरह से। वह हिस्टोन जैसे प्रोटीनों के साथ ही गुथे रहते हैं। ये जीन्स जो हैं वो हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा जो है क्वाइल्ड होते हैं, एकदम से गुथे होते हैं। आरएनए को राइबो न्यूक्लियस की सहायता से अलग कर सकते हैं। आरएनए को अलग किया जाता है किससे? राइबो न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से अलग किया जा सकता है, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज से अलग कर सकते हैं। और इस प्रकार से एथेनॉल जब इसमें मिलाया जाता है तो एथेनॉल मिलाने से शोधित डीएनए जो होता है वो अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित मतलब होता है प्रेसिपिटेट हो जाता है ना, यानी कि वो मिश्रण में या फिर जो भी विलयन होता है उसमें जो है नीचे वो डीएनए जो है वो बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से डीएनए जो है वो अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। ठीक, जैसे कि अभी डीएनए जो है हमें सेल से प्राप्त हो गया था पहले वाले स्टेप में, है ना, अवक्षेप के रूप में। अब कह रहा है कि किसी विशिष्ट स्थलों पर उसे काटा जाए। तो क्या होता है कि जो शोधित डीएनए होता है उन डीएनए अणुओं को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ उनकी इष्टतम परिस्थितियों में, इष्टतम परिस्थिति यानी कि जिस परिस्थिति में वो रह सके, है ना, देखिए साइड में लिखा है ऑप्टिमम, है ना, यानी कि उसकी जो है ऐच्छिक परिस्थिति, यानी कि जिस परिस्थिति में वो रहने योग्य हो। तो वही कह रहा है कि इष्टतम परिस्थितियों में रखने पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा पाचन संपन्न हो जाता है। फिर देखिए एगारोज जैल विद्युत का संचालन जो होता है वो प्रतिबंधित एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाचन को रोकने या नियंत्रित करने के काम में आता है। यानी कि जब ये ज्यादा काम कर रहा है तो क्या किया जाता है, उसमें एगारोज जेल विद्युत का प्रयोग किया जाता है ना। डीएनए एक ऋणात्मक आवेशित अणु है, इस कारण से ये धनात्मक इलेक्ट्रोड
एनोड की ओर गति करता है। क्योंकि ये ऋणात्मक है तो गति कैसे करेगा, किस तरह से करेगा, ये धनात्मक की ओर गति करेगा, है ना। और ऐच्छिक जीनों को पहचान करके जब ये गति करने लगता है तो उस दौरान जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, देखिए क्या है, डीएनए ऋणात्मक है ना। तो मान लीजिए कोई माइनस चार्ज वाला है एरिया और यहाँ पे है प्लस चार्ज वाला, तो यहाँ पे डीएनए जो है रख दिया गया, है ना। तो जब ये क्या कर रहा है कि इसका जो, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो ये जो है कहाँ गति करता है, धनात्मक की ओर गति करता है, तो ये जो है यहाँ पे आगे बढ़ने लगेंगे, ठीक। तो यहाँ से जो है किसी ऐच्छिक जीन्स को पहचान के यहाँ अलग कर लिया जाता है, ठीक। फिर कह रहा है कि ये प्रक्रम जो है डीएनए वेक्टर के साथ भी दोहराया जाता है, और यही प्रोसेस जो किया जाता है जब वेक्टर डीएनए का निर्माण होता है तब भी यही प्रोसेस किया जाता है। थर्ड स्टेप है, देखिए डीएनए खंड का संवाहक से बंधन, रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट विथ वेक्टर। तो देखिए जो स्रोत डीएनए होता है और वेक्टर डीएनए, उनको जो है विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटे जाने के बाद स्रोत डीएनए से प्राप्त उपयोगी जीन और उसकी खाली जगह के जो है उसको वेक्टर को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे कोई स्रोत डीएनए है ये, है ना, और कोई जो है वेक्टर डीएनए होता है। वेक्टर डीएनए सर्कल होता है ना, वृत्ताकार होता है ये, ठीक। इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो कह रहा है कि किसी जो है ऐच्छिक जगह पे हमें उसे कट करना है, तो हमने मान लीजिए यहाँ पे इसे कट कर दिया, यहाँ से पूरा हम हटा दे रहे हैं ऐसे। फिर है वेक्टर में भी हमने किसी ऐच्छिक जगह पे उसे कट कर दिया, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये गायब हो गया, है ना। तो हम यहाँ देखते हैं कि सीक्वेंस जो है कौन सा है, ठीक। जो बेस पेयर है वो कौन सा है, और यहाँ भी बेस पेयर जो है वो समान होता है, तो समान बेस पेयर पे हम कट करते हैं, है ना। मैंने इस तरह से फिगर कई बार आप लोगों को बताया है, तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो क्या करते हैं, तो वही देखिए लिखा है कि जब कट कर दिए जाते हैं तो जो खाली बचता है जगह उसको आपस में, जैसे कि ये जो है ये क्या है, स्रोत डीएनए है और ये वेक्टर डीएनए है, तो स्रोत डीएनए को वेक्टर डीएनए से हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। जो बेस पेयर यहाँ पे होगा उसी बेस पेयर के हिसाब से हम इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक, जिससे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन जाएगा। ये यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से पूरा जो है बन गया। ओके, देखिए जो अभी हमने पढ़ा है कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम, इसी के अंतर्गत हम पीसीआर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। देखिए पीसीआर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पीसीआर पूछता है ना। एग्जाम में ये जरूर ही पूछा जाता है, कभी पूछा जाएगा पीसीआर की खोज किसने की थी, है ना, या फिर सारे प्रोसेस इससे पूछ जाते हैं कि इसका पहला प्रोसेस क्या है, कितने चरणों में कंप्लीट होता है ना। तो इस तरीके से ये कि, या फिर पूछ लेगा कि कितने चरण होते हैं, चरणों के बारे में विस्तार से बताइए। तो पीसीआर के बारे में इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। देखिए पीसीआर क्या होता है, तो इसकी खोज जो की थी कैरी मिल्स नामक साइंटिस्ट ने की थी 1983 में, है ना। कैरी मिल्स नामक साइंटिस्ट ने 1983 में पीसीआर तकनीक को खोजा था। पीसीआर का अर्थ देखिए क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। यानी कि हिंदी में से बोलते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी या तो पीसीआर दे देगा या फिर पूछ लेगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जो प्रक्रिया है समझाइए, या फिर पूछेगा कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, इस प्रक्रिया को समझाइए, है ना। तो देखिए क्या होता है कि इस अभिक्रिया में प्राइमर्स के दो समुच्चयों वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करते हुए इन विट्रो विधि द्वारा उपयोगी जीन्स की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण होता है, ठीक। प्रतिकृतियां मतलब उन्हीं के समान जो है अनेक जीन्स का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है। यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में लेकर, देखिए 2 बार लिख गया है ये, एक कट कर सकते हैं,
जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में लिया जाता है। पीसीआर में टेम्पलेट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जीनोमिक डीएनए को। ठीक, तो जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोइडों का उपयोग करते हुए प्राइमर्स को ये विस्तृत कर देता है। प्राइमर्स को विस्तृत कर देता है। यदि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को कई बार दोहराया जाता है तब डीएनए खंड को लगभग 1 अरब गुना प्रवर्धित किया जाता है। यानी कि एक डीएनए सेगमेंट से हमें जो है 1 अरब गुना जो है डीएनए प्राप्त हो सकते हैं, है ना। यानी कि 1 अरब प्रतिरूपों का निर्माण होता है। वही कह रहे हैं ना कि पीसीआर टेक्निक के द्वारा एक डीएनए सेगमेंट से कितने प्राप्त हो रहे हैं? 1 अरब जो है प्राप्त हो रहे हैं ना। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना, फोटो कॉपी कराना, एक का आप 100 कॉपी निकाल सकते हैं, है ना। तो इससे कह रहा है कि एक छोटे से सेगमेंट से, एक डीएनए के छोटे सेगमेंट से कई प्रतिलिपि जो है उनकी प्राप्त हो जा रही है। जैसे मान लीजिए, इसका आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज क्या है, क्यों हम डीएनए की प्रतिलिपि बना रहे हैं। तो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें अच्छे जीन्स चाहिए, है ना, ताकि हम अच्छे जीन्स का उपयोग करके अच्छे ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सके, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जानवर हो, कोई एनिमल्स हो, है ना। जिससे कि क्या हो, किसी अच्छे जीन्स वाले पौधे का निर्माण होगा तो वो क्या होगा? फसल अधिक उत्पादन होगा, है ना। उससे जो प्राप्त होने वाली फसलें हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, जो भी हो, है ना। तो अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए हम जो है इनका जो है जो प्रोसेस चल रहा है, अभी आप पढ़ रहे हो, जीन को कट करना, पेस्ट करना, उसके बाद फिर किसी इच्छित ऑर्गेनिज्म में डाल देना। तो क्या हो रहा है कि यही प्रोसेस है कि जो है खराब जीन्स को कट करना, जो जीन्स जो है किसी पौधे में खराब हैं, है ना, उनको जो है काट के हटा देना और उनकी जगह क्या करना, किसी अच्छे गुण वाले पौधे के अच्छे जीन्स को उस जगह पे पेस्ट कर देना, जोड़ देना, है ना। जिससे कि नई फसल जो उगे वो कैसी हो? अच्छे गुणों के साथ हो, है ना, उत्पादन अच्छा हो, है ना। ठीक, यानी कि जैसे कुछ पौधों के नाम आप जानते भी होंगे, कुछ फसलों के स्पीसीज के नाम जानते होंगे कि ये सब जो है कहते हैं कि ये हाइब्रिड फसल है, ये धान जो है हाइब्रिड है, तो ये सब्जी जो है, ये सब्जी का बीज जो है हाइब्रिड है। तो उससे क्या होता है कि मेहनत तो उतना ही होता है ना, खाद और पानी तो उतना ही लगता है, लेकिन फसलें भी अधिक मात्रा में उपजती हैं, है ना। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि क्यों आखिर इतने सबके पास अनाज नहीं पहुंच पाता, सबके पास सब्जियां नहीं पहुंच पाती थी। क्यों होता था? क्योंकि देखिए सब्जियां, फल जो होती हैं वो उनके जो है मूल रूपों में होती थी, है ना, मूल रूपों में होती थी। तो यानी हो सकता है कुछ जो है उत्पादन कम करती थी, यानी किसान जो है मेहनत खूब कर रहा है लेकिन उत्पादन कम पा रहा है ना, उसको उतनी मात्रा में जो है फसल जो है नहीं प्राप्त हो रही है ना। तो उसी को सुधारने के लिए अब जैसे अब आप कहेंगे कि जंतुओं में कैसे? तो जंतुओं में क्या होता है बेटा कि कुछ जैसे जंतु होते हैं दुधारू जीव जैसे हो गए, या फिर ऐसे जंतु जैसे जिनसे जो है मांस अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, अंडे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो क्या करते हैं कि जैसे कोई दुधारू पशु है ना, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, कुछ भी, तो मान लीजिए कि वो जो है उसमें जो है उसका उत्पादन क्षमता जो है कम है, दूध का उत्पादन क्षमता कम है। तो क्या कर सकते हैं, उसकी अगली वाली पीढ़ी को सुधारने के लिए हम उसके मूल जीन्स में क्या करते हैं, कुछ बदलाव कर देते हैं, कुछ काट छाट कर देते हैं। ठीक, उसके मूल जीन्स में बदलाव करके किसी अच्छे उपयोगी पशु के जो है जीन्स को ऐड कर दिए और उसके बाद उस जीन्स को है न्यू ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो अगली पीढ़ी में जो होने वाली जो संतानें हैं वो उन्नत किस्म की होती हैं, है ना, उन्नत किस्म की होती हैं और उनसे जो है अधिक मात्रा में हम प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है देखिए पीसीआर अभिक्रिया के चरण। ठीक, इसमें पहला है विकृतीकरण। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि सर्वप्रथम जो डीएनए युक्त मिश्रण होता है उसको 90 से 98 डिग्री तक गर्म कर दिया जाता है ना, जिससे क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल जाता है ना। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये कोई पात्र है, यहाँ पे जो है डीएनए हमने रखा हुआ है मिश्रण में, तो मिश्रण को कहाँ कितना गर्म करेंगे हम? 90 से 98 डिग्री, 90 से
98 डिग्री सेल्सियस पर इसे हम गर्म करते हैं। तो जब इसे हम 90 से 98 डिग्री पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड जो है वो खुल जाता है और किस में चेंज होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड में। ठीक, डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो गए, सिंगल स्ट्रैंड में ये बदल जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है देखिए एनीलिंग। तो एनीलिंग क्या है, इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, 25 से 60 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। यानी कि मिश्रण जो प्राप्त हो रहा है हमें उसको ठंडा कर रहे हैं 25 से 60 डिग्री सेल्सियस तक। फलस्वरूप क्या होता है कि दोनों प्राइमर डीएनए जो होते हैं वो प्रिपरेशन में जो है मौजूद होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के पूरक क्रमों से पेयर्ड हो जाते हैं। यानी कि इसमें जो है प्राइमर का यूज किया जाता है ना। तो क्या करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए होते हैं उनसे ये पेयर्ड होने लगते हैं, है ना। अभी से 90 से 98 पे हमने देखा ना कि क्या होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड जो है दो अलग अलग डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो था वो दो अलग अलग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल गया था। अब इसमें क्या होता है, जब ठंडा करते हैं तो प्राइमर जब यूज किया जाता है तो वो क्या होते हैं, प्राइमर डीएनए वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से पेयर्ड होने लगते हैं। ठीक, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या होते हैं, पेयर्ड करने लगते हैं, युग्मक बनाने लगते हैं, जोड़ा कह सकते हैं। ठीक है, युग्मित होते हैं। ये प्राइमर आवर्धित किए जाने वाले जिन डीएनए खंड के दोनों 3 एंड पर ही युग्मित होते हैं। और ये जो प्राइमर होते हैं, जो प्राइमर डीएनए होते हैं वो कहाँ होते हैं, जो इनका 3 एंड होता है, 3 to 5 होता है ना। जैसे ये 3 है, ये 5 है। ठीक, ये 3 है, यहाँ 5 है। तो कह रहा है कि 3 एंड पर ही ये पहले स्टार्ट करते हैं युग्मित होना। यहाँ मैं बड़ा सा बनाती हूँ, जैसे 2 है ना, 3 और 5। यहाँ आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये जो है एक डीएनए का जो पेयर है वो 2 स्ट्रैंड में अलग अलग बट गया है ना। ये हो गया, यहाँ 3 विंडो होगा, यहाँ 5 एंड। तो कह रहा है कि जो प्राइमर डीएनए है वो कहाँ से युग्मित होना शुरू करेगा, 3 एंड से। ठीक, यहाँ से। और यहाँ भी ये दूसरा प्राइमर जो है यहाँ से, इस तरह से। ओके, अब देखिए थर्ड स्टेप जो है उसमें क्या लिखा है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो टैक पॉलीमरेज के लिए इस चरण का इष्टतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है और यह पॉलीमरेज एंजाइम को दीर्घित यानी प्रसारित करता है। दीर्घित यानी प्रसारित करता है, बड़ा कर देगा, फैला देगा। ठीक, यानी कि ये करता है, इसको फैलाने का काम कर देता है और डीएनए द्विगुणन को पूर्ण करता है। ठीक, दोनों प्राइमरों से साँचा डीएनए यानी कि टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड पर संश्लेषण एक दूसरे के विपरीत होता है। यही कह रहा है कि जो प्राइमर से होता है, जो संश्लेषण होता है वो एक दूसरे के विपरीत, एक जो है 3 एंड से यहाँ से कर रहा है और एक यहाँ से कर रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत ही तो हुआ। तो वही कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत होता है। फोर्थ में देखिए, चौथे चरण में क्या होता है कि इस चरण में दूसरा चक्र आवर्धन शुरू होता है और इसमें प्रथम चक्र के विभिन्न चरण की पुनरावृत्ति होती है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में जितने सारे प्रोसेस किए गए उन चक्रों की फिर से उसको पुनरावृत्ति किया जाता है। और इस चरण में जो होता है, नए और पुराने डीएनए रज्जुक जो है आपस में पृथक हो जाते हैं। यानी कि जो नया बना, एक पुराना था ओल्ड, और उसी में साथ एक जो है नया जो था, ये क्या है, न्यू। तो कह रहा है नया और पुराना दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ओल्ड अलग, न्यू अलग। पहले वाले चरण में हमने देखा ना, अभी पहले चरण में हमने क्या किया था, 90 और 98 डिग्री सेल्सियस पे जब डीएनए मिश्रण को 90 से 98 डिग्री पर गर्म किया जाता था तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में अलग हो जाते थे। तो सेम देखिए, जब कह रहा है कि यहाँ पे तो इनका जो है युग्मित हो गए थे, फिर कह रहा है कि पहले चरण के बाद जो प्रोसेस हुई थी वही प्रक्रिया जो है चौथे चरण में भी की गई। यानी कि जो नया और पुराना स्ट्रैंड था वो दोनों अलग कर दिया गया। फिर देखिए क्या होता है 5वें में कि इस चरण में युग्मन होता है, अतः प्राइमर नए तथा पुराने दोनों ही स्ट्रैंड से पूरक युग्मन करते हैं। फिर जो प्राइमर होते हैं वो नए वाले से, ठीक, जैसे ये 3 है 5 है, ये 5 है और ये 3 है, ये 5, तो नए और पुराने दोनों से ही फिर से ये क्या करने लगते हैं, युग्मन शुरू कर देते हैं। ठीक,
इस तरीके से। अतः इनके द्वारा बनने वाले कुछ स्ट्रैंडों की संख्या पिछले कई चरणों की तुलना में दुगनी हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि देखिए अभी तो 2 बना था, फिर देखिए दोनों जो है 2 अलग भागों में बटा, मान लीजिए एक ये बना, एक पहले इधर वाला बना, तो क्या हो रहा है 2 से हमें 4 मिल गया, 2 गुना हुआ है ना, 2 से क्या हुआ 4 मिल गया, 2 गुना हो गया। इस चरण में पॉलीमरेज के द्वारा प्राइमरों के 3 एंड से नए स्ट्रैंड का संश्लेषण होता है और इस चरण के अंत में जो संवर्धित डीएनए खंड होता है उनकी प्रतियों की संख्या पिछले चक्र की संख्या की अपेक्षा 2 गुनी हो जाती है ना। यानी कि 3rd चरण तक हमने देखा, विस्तारण तक क्या हो रहा था, 1 से 2 बन रहा था, है ना, लेकिन चौथे 5वें स्टेप तक क्या हुआ, 2 से 4 मिल गए, यानी कि 2 का 2 गुना हो गया, 4 हो गया, है ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक बार डीएनए अणुओं की संख्या 2 गुनी होने के कारण पीसीआर को श्रृंखला अभिक्रिया या फिर चक्रीय अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ से भी आपका अति लघु का क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर पीसीआर को श्रृंखला अभिक्रिया या फिर चक्रीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो हम कहेंगे कि देखिए इसका प्रत्येक चरण जब होता है, कंप्लीट होता है, तो ये जो है अपने प्रारंभिक संख्या से 2 गुना हो जाता है, ठीक, इसलिए इसे हम कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया या फिर चक्रीय अभिक्रिया। अब देखिए प्रायः पीसीआर 60 चक्रों तक किया जाता है, यानी कि उसकी 60 साइकिल चलती है, किंतु व्यावहारिक रूप से हम इसके 20 से 30 चक्र ही करते हैं। तो पीसीआर के अंत में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा ऐच्छिक डीएनए खंड का शोधन किया जाता है, जिसे कि इच्छानुसार प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जब चक्र कंप्लीट हो जाता है। फिर कह रहा है कि लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा ऐच्छिक डीएनए खंड का शोधित कर लेते हैं, है ना। और डीएनए के द्वारा पीसीआर के द्वारा प्रवर्धित प्रत्येक खंड क्या कर लेता है, एम्प्लीकॉन कहलाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डीएनए का एक ही सेगमेंट अगर हम ले रहे हैं, किसी जैसे कोई बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिज्म है, अच्छे उन्नत गुणों वाला ऑर्गेनिज्म है ना, तो हमें उसका जो है जीन्स हमने निकाल लिया, ठीक। व्यवहारिक रूप से समझिए कि हम क्या करते हैं कि उसका जो है हम जीन्स जो है निकाल लिए और उसमें से जो अच्छे वाले जीन्स थे उनको कट कर लिया, ठीक। और पीसीआर की सहायता से, पीसीआर टेक्निक की सहायता से उसके जो है अच्छे जीन्स का कई प्रतिलिपि तैयार कर लिया, ठीक, कई प्रतिलिपि तैयार कर लिया और कई प्रतिलिपि का फिर जो है हम कई ऑर्गेनिज्म को सुधारने में कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि हम जो है एक बार में ही कई जो है ऑर्गेनिज्म का लक्षण सुधार सकते हैं। जैसे कि आप लोग फोटो कॉपी कराते हो तो किसी अच्छे हैंड राइटिंग वाले बच्चे का आप लेते हो कॉपी, है ना, जैसे कि है ना कोई अच्छा बच्चा है, अगर उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो क्या करते हैं हम उसकी कॉपी लेते हैं, और जो है अगर 2-3 बच्चों को चाहिए उसके नोट्स जो है 2-3 बच्चों को चाहिए, तो आप क्या करते हो 2-3 बार उसको कहते कि आप जो है इसकी 3 कॉपी चाहिए या 4 कॉपी चाहिए या फिर 10 कॉपी चाहिए, जो भी हो, तो आप जो है सीधे उसकी 1 कॉपी की सहायता से 10 कॉपी आपने निकाल लिया। तो सेम वही प्रोसेस बेटा यहाँ पे किया गया है। देखिए ये बुक में फिगर दिया हुआ है, इसे ध्यान समझिए। देखिए यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, डीएनए का एक सेगमेंट है, 5 to 3 डायरेक्शन में, एक है 3 to 5 डायरेक्शन में, यहाँ 3 to 5 डायरेक्शन में। देखिए लिखा है कि डीएनए इज हीटेड 90 से 100, अभी हमने पढ़ा था 90 से 98, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिग्री ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कह रहा है 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक हम जो है उसको गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या लगेगा, टू सेपरेट द डिग्री सेल्सियस टू सेपरेट द 2 स्ट्रैंड। गर्म क्यों करते हैं, ताकि दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया जाए। देखिए दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, यहाँ देखिए एक यहाँ पहुंच गया, एक यहाँ पहुंच गया, है ना। अब देखिए प्राइमर है, प्राइमर कह रहा है कि प्राइमर 3 एंड से स्टार्ट होता है, पेयरिंग करने लगता है। प्राइमर जब मिश्रण में डाला जाता है तो 3 एंड से पेयरिंग करता है। देखिए ये 5 था, ये 3 था, यहाँ क्या है, ये 3 एंड है, यहाँ 5 एंड है, तो 3 एंड पे प्राइमर है, यहाँ देखिए 3 एंड पे प्राइमर है, यानी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में पेयरिंग करना। अब देखिए
पेयरिंग जब कर लिया तो नया डीएनए बन गया, न्यू डीएनए बना। दोनों साइड देखिए, है ना, न्यू डीएनए बन गया। फिर कह रहा है, देखिए यहाँ लिखा है कि द सॉल्यूशन इज हीटेड टू 60 डिग्री to 70 डिग्री सेल्सियस, डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड क्रिएटिंग 2 न्यू डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे जब इनको ट्रीट किया गया, इनको जो है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक ताप दिया गया, तो जो पॉलीमर्स है वो डीएनए का जो है पेयर बना देता है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण कर देता है। फिर देखिए क्या होता है, तो ये देखिए, ये पहला स्टेप हमने पढ़ा था, ये दूसरा स्टेप हो गया और ये थर्ड स्टेप। फिर उसके बाद देखिए 4 स्टेप में क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फिर जो है इसी को अब जो है अलग कर दिया गया, फिर से इन्हें अलग किया गया। यानी कि 4 स्टेप में क्या करते हैं, हम फिर से पहले वाली प्रक्रिया को दोहराते हैं, है ना। अभी मैंने जो है कॉपी में जो लिखा था आप लोग देख पा रहे होंगे, जरा रिकॉल कीजिए उसको, ठीक है। अगर कॉपी में लिख चुके हैं आप लोग तो जरा उसको पन्ना पलटिए और देखिए कि मैंने क्या लिखा है और क्या समझाया था वहाँ पे। यानी कि 4th स्टेप में फिर से पहला वाला स्टेप होता है, यानी कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड थे वो अलग हो गए और साथ में प्राइमर जो है फिर से दे दिया गया इनको। प्राइमर 3 से 5 डायरेक्शन की ओर जो है इनको फिर से युग्मन स्टार्ट कर देता है, यहाँ देखिए, ओके। फिर से जो है, अब देखिए यहाँ 2 डीएनए से स्ट्रैंड बने थे, 2 से यहाँ देखिए 4 बन गए, 1 2 3 4, 4 बन गए स्ट्रैंड। यानी कि 2 का 4 हुआ, डबल हो गया ना। अब देखो फिर से इसी प्रक्रिया जो है, फिर कह रहा है कि इस तरह से हमें एक चरण यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो कह रहा है कि जो हमें पहला जो प्राप्त हुआ था पहले का डबल प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ 1 था, 1 का 2 गुना हो गया 2 हो गया, 2 का 2 गुना 4 प्राप्त हो गया। फिर से जब इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया, फिर से हम इसे 90 से 98 डिग्री सेल्सियस पर रखे, फिर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर रखे, तो क्या होता है, नया नया जो है स्ट्रैंड बनने लगता है। फिर देखिए यहाँ 2 से 4 यहाँ बना, 2 से 4 यहाँ बना, यानी कि 8 बन गया, 4 से 8 बन गया, 2 गुना हो गया। फिर यहाँ देखिए 8 से फिर जब प्रक्रिया कराई जाएगी तो 8 से क्या हो जाएगा, 16 बन जाएगा। तो वही कह रहा है कि हर चरण में जो है, हर चरण में क्या होते हैं कि पीसीआर टेक्निक के द्वारा एक जो है डबलिंग मतलब होते रहता है कि 2 गुना जो है डीएनए प्राप्त होता जाता है। तो इस प्रकार से ये चरण जो है प्रक्रिया चलती जाती है, इसलिए इसको कहा गया है श्रृंखला अभिक्रिया। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ध्यान से आप लोग फिगर बनाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो है उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या उपयोगिता हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि पहला हम कह सकते हैं कि किसी जीव के संपूर्ण जीनोम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है ना। तो हम कह सकते हैं कि किसी जीव के संपूर्ण जीनोम की जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी संभव हो सकती है, ठीक। दूसरा क्या है कि इसके द्वारा जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में एक क्रांति हुई, है ना। और बहुत सी ऐसी जो है तकनीकी आ गई जिसके कारण जो है सूक्ष्म जीवों का महत्व बढ़ गया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का महत्व बहुत ही बढ़ गया। सूक्ष्म जीवों के द्वारा अनेक प्रकार के जैव रसायन, एंजाइम्स आदि के निर्माण की खोज जो है आदि का निर्माण किया जा सका, है ना। जैसे बहुत सारे जो उपयोगी एंजाइम्स थे जिनके बारे में पता नहीं था, तो वो जो है सूक्ष्म जीवों के माध्यम से उसे प्राप्त किया जा सका।
महत्वपूर्ण एंजाइम का निर्माण हो सका, या फिर कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण एंजाइमों की जानकारी प्राप्त हो सकी। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के तकनीक के प्रयोग से अनेक प्रकार के आनुवांशिक रोगों का भी पता लगाया जा सका, और उन आनुवांशिक रोगों को का उपचार किस प्रकार से किया जा सके उसकी भी खोज की जा सकी। डीएनए तकनीक के द्वारा अनेक आनुवांशिक रोगों की जानकारी प्राप्त हो सकी तथा उनको उपचारित, ठीक, उपचार उनका कैसे किया जाए, करने का कार्य भी संभव हो सका, ठीक, संभव हो सका। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं इनके द्वारा जो है जो बच्चे जो हैं गर्भ में हैं, है ना, उसमें कई प्रकार की आनुवांशिक बीमारियां हो सकती हैं, तो गर्भस्थ शिशु में जो आनुवांशिक रोग हैं उन रोगों का भी पता इस तकनीक के द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे पैदा होने से पूर्व ही उनमें आनुवंशिक रोगों का पता लगाने में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक उपयोगी है। और इसके अलावा हम नेक्स्ट कह सकते हैं कि अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वायरस से, बैक्टीरिया से होने वाली, है ना, मलेरिया हो गया, तो इसके जो टीके हैं वो भी तैयार किए जा सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के बारे में। देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक क्या है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही है ना। तो हम कह सकते हैं कि अनेक प्रकार के जो रोगाणु हैं, बैक्टीरिया, वायरस आदि के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं, उनके टीके आदि भी आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। मलेरिया आदि के रोग प्रतिरोधक टीके आदि बनाने में इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन का निर्माण करने में, यानी वृद्धि हार्मोन के निर्माण में,
तथा इंटरफेरॉन के विकास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए उपयोगी है ना। और नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जैसे कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखें तो कृषि के क्षेत्र में अनेक प्रकार की उपयोगी जो है हाइब्रिड प्लांट है ना, अभी मैंने आप लोग को बताया ना हाइब्रिड प्लांट के बारे में, तो अनेक प्रकार की हाइब्रिड प्लांट्स के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। कृषि के क्षेत्र में हाइब्रिड को हिंदी में बोलते हैं संकर, और हाइब्रिड पौधों की ये विशेषता होती है कि उनसे जो है अधिक मात्रा में फसल उत्पादन होता है। ठीक है, फसलों का उत्पादन जो होता है अधिक होता है। पादप होगा ना, पौधों के निर्माण में, पादपों के निर्माण में। नेक्स्ट है देखिए रोग प्रतिरोधी पौधे के निर्माण में, रोग प्रतिरोधक या प्रतिरोधी जो भी पौधों के निर्माण में, रोग प्रतिरोधक पौधे जैसे कि शाकनाशी हो गया है ना, शाकनाशी या फिर कोई कीटाणुनाशी जो है उनका प्रयोग जो है, उनका निर्माण जो है इसके द्वारा आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा किया जा सकता है। निर्माण में आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग उपयोगी है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि अनेक प्रकार के जैव फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनके निर्माण में, ठीक, जैव फर्टिलाइजर्स यानी कि कृत्रिम उर्वरक, यानी कि जैव उर्वरक, कृत्रिम उर्वरक नहीं से बोलते हैं जैव उर्वरक, तो कह सकते हैं कि जैव उर्वरकों के निर्माण में। ठीक है, जैव उर्वरक क्या होते हैं, ये कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर उपयोग करने से क्या होता है कि जैसे कि जो यूरिया वगैरह हो गया या कोई दवाई वगैरह हो गया, उसका उपयोग जब करते हैं खेतों में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होने लगती है। लेकिन जब जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाएगा, जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाएगा किसके द्वारा, सूक्ष्म जो जीवधारी हैं उनके द्वारा जो प्राप्त होते हैं जैव उर्वरक, उनका जो उपयोग किया जाएगा फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो क्या करते हैं ये पहले तो फसल की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, ऊपर से भूमि की उर्वरक क्षमता पर भी इस पे कोई असर नहीं पड़ता। पर्यावरण की रक्षा के अगर क्षेत्र में हम देखें तो इसका उपयोग जो होता है प्रदूषक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी किया जा सकता है ना। तो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, अनेक प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरियोफेज और ब्लू ग्रीन एल्गीज का प्रयोग किया जा सकता है। हम कहेंगे कि पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में, तो हम कहेंगे प्रदूषक नियंत्रण के लिए, है ना, प्रदूषक नियंत्रण के रूप में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। अनेक प्रकार के जो है उपयोगी पदार्थ बना के, सीवेज यानी कि वाहित मल,
सीवेज उपचार में, ठीक। सीवेज उपचार में भी कई प्रकार की जैव तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, हम कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण में, औद्योगिकीकरण में, औद्योगिकीकरण जैसे अल्कोहल अम्ल, प्रतिजैविक, विकर्स हो गए, विकर यानी एंजाइम्स, सिंगल सेल प्रोटीन, आदि निर्माण में, ठीक, इनका उपयोग जो है किया जा सकता है। ठीक है, औषधि के रूप में भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है औषधि के लिए कई अनेक महत्वपूर्ण जो होते हैं, अनेक महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जा सकता है। आनुवांशिक गुणों में सुधार करके उनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है विटामिन B12 का उत्पादन हो सका है, ठीक। और फिर कह सकते हैं कि ह्यूमन इंसुलिन जो होता है, मानव इंसुलिन का निर्माण भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही हुआ है, ठीक। फिर है अंग प्रत्यारोपण में विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं, जैसे मोनोक्लोनल कल्चर के द्वारा जो है विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी पदार्थों को तैयार किया जाता है। प्रत्यारोपण के लिए विशेष प्रतिरक्षी को मोनोक्लोनल कल्चर से तैयार करना। इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण संभव हो सका। ट्रांसजेनिक पादप और ट्रांसजेनिक जंतु का निर्माण संभव, ठीक। यानी कि ऐसे पौधे और ऐसे जंतु जिनके जो है आनुवांशिक गुणों में सुधार किया गया हो, जीन्स में सुधार करके इनके आनुवांशिक गुणों को उन्नत बनाया गया हो। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके जो है कई प्रकार से जो है ह्यूमन के लाइफ को उपयोगी बनाया गया है, लाभदायक बनाया गया है और सरल बनाया गया है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है ह्यूमन लाइफ में।
तो इस चैप्टर में आप लोग को इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।